78 साला वालिद जेल की सख्तियां काट रहे थे, मगर जब स्पेन में बैठे उनके नाजू पले चहीते बेटे को ये पैगाम मिला कि पाकिस्तान वापिस आओ और गिरफ्तारी दे दो तो तुम्हारे बूढ़े वालिद को आज़ादी मिल सकती है, तो मोनिस इलाही ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। मोनिस को पैगाम भेजा गया कि जेल में परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज है। फिर एक रोज़ तो नकाहट से बूढ़े परवेज़ इलाही बाथरूम में गिर गए, मगर उनके बेटे ने पाकिस्तान आने की जहमत तक नहीं की। वही बेटा जिसके लिए परवेज़ इलाही ने अपने भाई से बढ़कर चौधरी शुजात को इतना नाराज़ किया कि वो उनके सियासी ब्लंडर पर कई रोज़ तक रोते रहे। वही मोनिस जिसकी वजह से गुजरात के चौधरी खानदान का तमाशा पूरी दुनिया ने देखा, जिनके इत्तेहाद की मिसालें दी जाती थी, यही मोनिस इलाही हैं जिनकी वजह से अब ये ख़ानदान एक दूसरे पर दशनाम तराजी करता नज़र आता है। जुस्तजू में आज हम मोनिस इलाही की कहानी में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इमरान खान की सब्ज़ कदमी ने गुजरात के चौधरी ख़ानदान को भी इबरत का निशान बना डाला। इमरान ने क्यों पीटीआई हुकूमत में मोनिस इलाही को वफाकी वजीर बना दिया? मोनिस ने वालिद की वजारत आला में 18 लाख पाउंड की करप्शन की। पेंडोरा पेपर्स में मोनिस इलाही की ऑफशोर कंपनी का क्या किस्सा था? वो मोनिस जो जनरल बाजवा की हिमायत में इमरान खान के खिलाफ निकले थे, फिर क्यों उनके साबिक आर्मी चीफ होते ही पार्टी बदल ली? परवेज़ इलाही कैसे मोनिस की दलीलों के सामने हार कर पीटीआई के साथ मिल गए? चौधरी शुजात से दहाइयों की सियासी रफाकत ख़त्म करने में मोनिस इलाही का क्या किरदार था? मोनिस इलाही जैसे लंगड़े इनकलाबी बगावत नाकाम होने के बाद क्यों रोने और माफियाँ मांगने लगे? स्पेन में मोनिस इलाही की जायदाद की क्या तफसीलात हैं और वो कैसी पुरतयुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं? और सबसे बढ़कर वो बाप जिसने अपने बेटे को दुनिया की हर सहूलत दी, क्यों अपने वालिद को जेल से छुड़ाने के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा? मोनिस साहब के वो सख्त खिलाफ थे और उस मोनिस इलाही साहब का वो नाम भी सुनना नहीं चाहते थे। हमारा रब्ता है उधर महकमे वालों से, अच्छा इनसे रब्ता करना भी नहीं, क्योंकि मैंने 40 साल इन लोगों की खिदमत की है और मेरे साथ देखो उन्होंने किया। मैं मोनिस इलाही आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आप वाहिद रह गए। उनको कहा गया होगा कि पीटीआई के साथ चलो। चौधरी परवेज़ इलाही एक डाकू है। परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब ये वही बाजवा साहब हैं जिन्होंने दरिया का, समुद्र का सारा रुख पीटीआई के लिए मोड़ा हुआ था, तब वो बिल्कुल ठीक है। कोई साडा कसूर नहीं, एक कसूरवार पूरे खानदान की बर्बादी का कोई बंदा जरा स्पेन में आके कुर्सियां खाता पिया, वो आ रहा मैदान अब भाई बाहर कढ़ा 10वीं तेरे मगर लग जाने सारे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से सियासी रवैये हैं जिनकी वजह से हमारे सियासतदान बदनाम हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा नहीं डाल सके, तो इसके लिए आपको मोनिस इलाही की ज़िंदगी में झांकना पड़ेगा। वाक़यात और हादसात ने मोनिस इलाही को पाकिस्तानी सियासत का एक ऐसा किरदार बना डाला है जिसे अगर हम टेस्ट केस बनाएं तो पाकिस्तानी सियासतदानों की बदनामी की वजह जान सकते हैं। मोनिस इलाही की कहानी में दरअसल पाकिस्तानी आवाम के लिए दो बड़े सबक मौजूद हैं। ये दो सबक कौन से हैं, उनको जानने से पहले मोनिस इलाही के अल्फाज में उन्हीं की ज़ुबानी उनका मौक़िफ़ जानिए। बाजवा साहब की ज़रूर उसमें इन्वॉल्वमेंट थी और मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या थी। जब असद उमर साहब और शाह महमूद साहब और परवेज़ खटक साहब उठ के गए हमारे से ऑफ़र लेके, तो वालिद साहब ने रब्ता किया था बाजवा साहब से, और बाजवा साहब ने वालिद साहब को यही कहा था कि चौधरी साहब आप अपनी मर्ज़ी करें। वालिद साहब ने उनको कहा था कि जी हमारे पास अब दोनों साइड की ऑफ़र्स आ गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? उस पर बाजवा साहब के अल्फाज थे कि जी जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। इस पर वालिद साहब ने कहा नहीं जी मैंने वो करना है जो आपने कहना है। उस पर बाजवा साहब कहते कि मेरी ख्वाहिश है कि आप इमरान के साथ जाएँ। तो मैं वहाँ साथ खड़ा हुआ था, मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा लो जी अब भाई, तो अब बाजवा साहब ने भी कह दिया अब तो कोई दूसरी चीज़ होनी नहीं चाहिए। देखें जी, मैं वही बात कर सकता हूँ जिसका मुझे पता है। अब मेरे से ज़्यादा गहरा ताल्लुक बाजवा साहब का और खान साहब का है। बाजवा साहब के बारे में मैं कोई गलत बात नहीं कर सकता हूँ, बट जो इश्यूज़ और जो बातें बाजवा साहब और खान साहब के बीच में है वो इन दोनों के बीच में, और इनका बड़ा पुराना एक रिलेशनशिप रहा है। ज़ाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर थे, वो आर्मी चीफ थे, तो ऐसी कई चीज़ें होंगी जो इन दोनों के बीच में होंगी और वो दोनों ही इसका बेहतर बता सकते हैं कि क्या इशू है। बाद लोगों का ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तान जाएं और इन केसेस का सामना करें तो शायद आपके वालिद की मुश्किलात भी कुछ कम हो सके। मुझे कंसर्न बंदे से ये गारंटी ले दें कि
कि मेरे जाने से वाला साहब को कल ये छोड़ देंगे तो मैं आज ही चला जाता हूँ। पर मसला ये है ना कि अब कोई गारंटर बीच में ऐसा आए और जो मुतलका बंदे को कोई इस तरह की गारंटी दे, तो तभी ये बात बनती है। इतने केसेस हैं, मेरे पे हैं, वालिद पे हैं, वालदा पे, बीवी पे, भाई पे, भाभी पे, सिर्फ घर के बच्चे जो हैं वो भी बचे हुए हैं, बाकी तो सब पे केसेस हैं। पहला सबक ये है कि पाकिस्तान में जो भी सियासतदान अपने असूली मौक़िफ़ से हटेगा और बेअसूली की सियासत करते हुए सियासी जर्नैलों की मदद से फ़वाइद हासिल करेगा, तो आखिर में ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक बार नाफरमानी करने पर स्टैब्लिशमेंट आपसे नाते तोड़ डालेगी, आपकी 40 साला खिदमात को फरामोश कर देगी और 78 साल की उम्र में आपको जेल में इबरत का निशान नहीं बना देगी। दूसरा अहम सबक ये है कि एक बाप अपनी इकलौती औलाद के लिए जब गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीक़ों से ज़िंदगी की तमाम सहूलियात बाहम मुयस्सर करता है, तो ज़रूरत के वक्त वो बेटा भी बेअसूल होकर अपने बाप को अकेला जेल में सड़ने के लिए छोड़कर बैरून मुल्क में अयाशी की ज़िंदगी बसर करता रहता है और उसे ये ख्याल तक नहीं आता कि उसके वापस चले जाने से ही उसके बूढ़े बाप को रिहाई मिल सकती है। मोनस इलाही की दास्तान हयात में इसके अलावा भी बहुत से सबक मौजूद हैं, तो ये लाजिम है कि उनकी दास्तान हयात में बढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर मोनस इलाही कौन है और उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। गुजरात के चौधरियों का जद्दी पुश्ती गांव नत वड़ैच है। मोनस इलाही के लक्कड़ दादा चौधरी हयात मोहम्मद खान तसव्वुफ में दिलचस्पी रखने वाली एक इल्म दोस्त शख्सियत थे, जबकि उनके परदादा भी एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। मोनस इलाही के चौधरी ख़ानदान की तारीख बहुत दिलचस्प है। उनके दादा चौधरी मंजूर और चौधरी ज़हूर पर लड़कपन में ही एक उस्ताद आन पड़ी। जब ये ख़ानदान एक इंसानी अलमिया का शिकार हुआ, जब उनकी आबाई ज़मीन दरिया बुर्द हो गई। चौधरी मंजूर और चौधरी ज़हूर इत्तफाक़ की अलामत थे। इन दोनों भाइयों ने मिलकर ख़ानदान की तरक्की का बीड़ा उठाया, तमाम जमा पूंजी से एक खड्डी बनाई जिस पर ये दोनों भाई मेहनत मजदूरी किया करते थे। यहाँ से उनकी तरक्की का आगाज़ हुआ, मगर सही तरक्की उस वक्त शुरू हुई जब मोनस इलाही के दादा के भाई चौधरी ज़हूर इलाही को पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। इस दौर में ये इलाके में टोर टप्पे के लिए बड़ी बात थी। नौजवान नस्ल के लिए शायद ये बात हैरान कुन होगी कि भुट्टो दौर में गुजरात के चौधरियों की फैक्ट्रियां भी नेशनलाइज की गई, यानी ये ख़ानदान 60 और 70 की दहाई में बहुत आसूदा हो चुका था। चौधरी मंजूर इलाही के एक ही बेटे यानी चौधरी परवेज़ इलाही थे, मगर ये ख़ानदान की तरह रहते थे और चौधरी परवेज़ इलाही की अपने चचाजाद भाइयों यानी चौधरी सुजात, चौधरी वजाहत और चौधरी शफात के साथ एक ख़ास मोहब्बत और कुर्बत थी। ये तमाम भाई एक ताकत बनकर रहते थे और इसी इत्तफाक और आपसी मोहब्बत का ये नतीजा था कि ये ख़ानदान कई दहाइयों तक पाकिस्तानी सियासत के लिए लाजिम व मंजूम रहा और इनके बगैर हुकूमतें बना ही नहीं करती थीं। मोनस इलाही के वालिद परवेज़ इलाही का चौधरी सुजात से एक और रिश्ता भी बाद में कायम हुआ, और वो ये था कि इन दोनों की शादियां एक दूसरे की बहनों से हुई, यानी ये वट्टे सट्टे की शादी थी। इस तरह से चौधरी शुजात हुसैन मोनस इलाही के मामू भी लगते हैं। 90 की दहाई में जब मोनस इलाही और उनके दीगर कज़न्स तालीम मुकम्मल करके कारोबार की तरफ आ रहे थे, तो चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर भाइयों ने मिलकर ये फैसला किया कि तमाम ख़ानदानी जायदाद नई नस्ल को मुंतकिल कर दी जाए। चौधरी शुजात के बच्चों ने अपने हिस्से में आने वाली जायदाद से फार्मास्यूटिकल का बिजनेस शुरू किया, जबकि परवेज़ इलाही के बेटों मोनस और रासिक ने डेयरी का कारोबार शुरू किया। इस कारोबार की मालियत का अंदाज़ा आप इस समझ से लगाएं कि दोनों ख़ानदान यानी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की औलाद के हिस्से में तकरीबन 35 से 40 करोड़ की जायदाद उस वक्त यानी 90 की दहाई में आई थी। मोनस इलाही को अपने ख़ानदान से एक पुरतयश और इक़्तिदार वाली ज़िंदगी मिली, मगर इसके साथ साथ उनको अपने वालिदैन से एक सियासी विरासत भी मिली, और वो ये थी कि इस ख़ानदान की प्रो स्टैब्लिशमेंट सियासत की वजह से ये पाकिस्तान के उन चंद सियासतदानों में शामिल रहे हैं जिन्होंने हमेशा सियासी जर्नैलों की सियासत की। पाकिस्तान में हमेशा सियासी धारे में सियासी जर्नैलों की ताबेदारी की और हमेशा किंग्स पार्टी यानी पाकिस्तान की उस जमात में शामिल रहे जो हमेशा से सियासी जर्नैलों की जमात हुआ करती थी। यानी किसी दौर में IJI, मुस्लिम लीग नून और फिर मुस्लिम लीग काफ, और हालिया सालों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद उनके बेटों ने जुल्फ़िकार के नाम से एक तंजीम बनाई। जस्टिस मौलवी मुश्ताक वो जज थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी। रज़ाक उर्फ झरना ने मौलवी मुश्ताक के कत्ल का मंसूबा बनाया, तो इसी कार में मौजूद
चौधरी ज़हूर इलाही असम्बली में जान की बाजी हार गए। 25 दिसंबर 1981 को उनकी वफ़ात के बाद उनके बड़े भाई चौधरी मंजूर इलाही ने ख़ानदानी जायदाद और दीगर तमाम मामलात अपने कंट्रोल में ले लिए, और यही वो वक्त था जब चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। मोनस इलाही 12 अप्रैल 1976 को लाहौर में चौधरी ज़हूर इलाही रोड वाले घर में पैदा हुए। ये वही साल थे जब चौधरी ख़ानदान अताब का शिकार था। चौधरी परवेज़ इलाही भी अपने ख़ानदान के साथ अक्सर जेलों में रहते। जब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ने सियासत का आगाज़ किया तो चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल की वजह से सियासी जर्नैलों की तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ थी और वो सियासी जर्नैलों के बहुत करीब समझे जाते थे। यही वो सियासी माहौल था जिसमें मोनस इलाही ने आँख खोली, जहाँ पर यह ख़ानदान अपना हर सियासी फैसला हमेशा सियासी जर्नैलों के ताबे किया करता था। मोनस इलाही ने 1999 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वार्टन स्कूल से BBA की डिग्री हासिल की और फिर पाकिस्तान वापस आकर अपना कारोबार शुरू किया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 90 की दहाई में नई नस्ल को उसका हिस्सा दे दिया गया था ताकि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कारोबार कर सकें। मोनस इलाही का सियासी सफ़र 2008 के इंतखाबात से शुरू हुआ, जब लाहौर और गुजरात के हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वो गुजरात के हलके से जीत के, जबकि लाहौर से उन्हें नाकामी मिली। उन्होंने पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए तिजारत और सरमायाकारी के कारकुन की हैसियत से खिदमात सरअंजाम थी। 2013 के इंतखाबात में मोनस इलाही ने मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से इंतखाबात में हिस्सा लिया और इस बार दोनों हलकों से कामयाब हुए। उन्होंने मंडी बहाउद्दीन की नशिस्त खाली की। इसी तरह 2018 में गुजरात से कौमी असम्बली के हलका NA 69 से इंतखाबात में हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कामयाबी हासिल की। इमरान खान, जिनकी सियासत हमेशा से गुजरात के चौधरियों के खिलाफ बयानात देते गुजरी है, वो तो चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, मगर हैरान कुन तौर पर उन्होंने मोनस इलाही को 2021 में वजीर बराए आबी वसाइल बनाया। परवेज़ इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इमरान खान की ये शदीद ख्वाहिश थी और वो अवाम से ये वादा भी करते थे कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो मोनस इलाही से NICL स्कैंडल के 18 लाख पाउंड रिकवर करेंगे। मगर वही मोनस इलाही इमरान खान की तब्दीली सरकार में वफाकी वजीर थे, जिन्हें कभी इमरान खान की नज़र में जेल होना चाहिए था। PTI के मुनहरिफ रहनुमा अलीम खान, जिनकी लग्जरी गाड़ियों और जहाज़ों में इमरान खान कई साल तक फिरते रहे, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में इमरान खान की मोनस इलाही से नफरत की गवाही दी थी। परवेज़ इलाही साहब के लिए तो मैं सबसे बड़ा एडवोकेट था जब उनको टिकट देनी थी। अच्छा, मैं सेंट्रल पंजाब का सदर था, टिकटें मैंने दी थी, ठीक है, और इमरान खान साहब उनके सख्त मुखालफ थे। मोनस साहब के वो सख्त खिलाफ थे और उस मोनस इलाही साहब का वो नाम भी सुनना नहीं चाहते थे। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और हमने जब उनको कहा था कि उसके बाद उसकी दे दें तो वो कहते थे कि मैं चौधरी शुजात के बेटे को बना दूंगा वजीर, लेकिन इसको नहीं बनाऊंगा। बतौर सियासतदान मोनस इलाही की बात करें तो वो एक बड़े सियासतदान के बेटे के तौर पर अपना एक सियासी अलग मकाम नहीं बना सके। इन्हें सब सिर्फ इसीलिए जानते थे कि वो परवेज़ इलाही के बेटे और गुजरात के बड़े सियासी ख़ानदान के सपूत हैं। मगर बतौर सियासतदान मोनस इलाही हमेशा करप्शन के इल्ज़ामात की जद में रहे और ख़ास तौर पर इमरान खान ने परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही की करप्शन पर बहुत तनकीद की। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से पूछना चाहता हूँ कि जब एक आर्मी चीफ जलसे कर रहा है तो उसकी वो पॉलिटिक्स नहीं नजर आ रही, उसको इसलिए नहीं नजर आ रही कि इनकी सारी जो पॉलिटिक्स है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और इनकी इसलिए पॉलिटिक्स एस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि इन्होंने जो दौलत और करप्शन के पैसा बनाया हुआ है वो तभी बच सकता है कि अगर ये आर्मी के साए के अंदर रहें और एक डिक्टेटर के साथ हिमायत करें। मगर फिर किसे मालूम था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यही परवेज़ इलाही और मोनस इलाही इमरान खान की PTI के बड़े रहनुमाओं में शामिल होंगे, जिनकी तारीफें करते इमरान खान की जुबान भी नहीं थकेगी। ये कहानी भी सुनने से ताल्लुक रखती है। और फिर जो हमारे इत्तेहादी है, मैं मोनस इलाही आज आपको खराज तहसीफ पेश करता हूँ। आप वाहिद रह गए, बाकी सारे चले गए। गोलियां लगी जैसे बकरा ईद पे बकरे पिकते हैं। मोनस इलाही का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा, उनको कहा गया होगा कि PTI के साथ चलो।
इमरान खान के मोनस इलाही पर करप्शन के इल्ज़ामात कुछ ऐसे गलत भी नहीं थे। 2010 का साल था जब मोनस इलाही पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके वालिद वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने NICL स्कैंडल में 320 मिलियन रुपए की करप्शन की थी। तहकीकाती कमेटी बनी जिससे सामने पेश न होने पर मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई। 2016 में मोनस इलाही को ये एजाज़ भी हासिल हुआ जब पेंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनियों के हवाले से उनका नाम भी आया। पेंडोरा पेपर्स में ये इंकशाफात हुए। मोनस इलाही एक मुतनाज़ा कारोबारी सौदे से हासिल होने वाली रकम से एक खुफिया ऑफशोर ट्रस्ट में सरमायाकारी का इरादा रखते थे। मोनस इलाही सन 2007 में अपने ख़ानदान की फालिया शुगर मिल्स की ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से सरमायाकारी करना चाहते थे। चौधरी बरादरान की सियासी स्पेशलिटी हमेशा से सियासी जर्नैलों के आलाकार सियासतदानों के तौर पर रही है। इसी मैदान में उनका तजर्बा था और यही उनकी खसूसियत थी। मगर जब चौधरी बरादरान ने ज़िंदगी में पहली बार एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश की तो वो हालात के दुरुस्त तनाज़िर को ना समझ सके। इस सारी कहानी में मोनस इलाही का बहुत अहम किरदार रहा। वही थे जिनकी वजह से परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात में ज़िंदगी भर का ताल्लुक ख़त्म हो गया। मोनस इलाही क्योंकि अपने वालिद के चहीते बेटे थे तो वो नाजों में पलने की वजह से बहुत लाडले रहे हैं। मगर वो मौका जब मोनस इलाही की दलीलों के सामने परवेज़ इलाही हार गए और ज़िंदगी में पहली बार उस सड़क पर चलने की कोशिश की जिस रास्ते से वो अनजान थे, तो दोनों बाप बेटे को ये यकीन था कि इमरान खान अवाम की ताकत से इनकलाब लाने वाले हैं और ये सियासी जर्नैल इस इनकलाब के सामने बह जाएंगे। सोच बहुत अच्छी थी मगर इमरान और परवेज़ इलाही जैसे सियासी जर्नैलों के पालतू सियासतदानों की तरफ से ऐसी कोशिश ज़रूर मजाका खेज थी। आप इस टोले के इनकलाबी होने का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि इमरान खान को सियासी जर्नैलों से सिर्फ ये शिकायत थी कि उन्होंने उसकी हिमायत क्यों छोड़ी और क्यों गैर सियासी होने का ऐलान किया, और मोनस इलाही इस इनकलाबी इमरान के साथ मिलकर अपने वालिद की सियासी जर्नैलों की 40 साल की खिदमत को ज़ाया करने वाले थे। और आखिरी दफ़ा मुझे याद है पिछले साल जब शुरू में पकड़े गए थे, तब जब उनसे बात हुई थी तो थोड़े से थे अफसरदा थे, तो मुझे से पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा राब्ता है उधर महकमे वालों से। मैंने कहा नहीं जी, ख़ास तो कोई नहीं है। तो कहते हैं अच्छा इनसे रब्ता करना भी नहीं, क्योंकि मैंने 40 साल इन लोगों की खिदमत की है और मेरे साथ देखो उन्होंने किया क्या है। क्योंकि मैंने 40 साल इन लोगों की खिदमत की है और मेरे साथ देखो उन्होंने किया क्या है। वो मेरे ख्याल है हर्ट बड़े हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से उनको बुलाया गया था, उनको पैगाम आया था कि जी किसी सीनियर ने मिलना है, तो वो जैसे ही निकले तो घर से ही उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। तो वो हर्ट इस चीज़ से ज़्यादा थे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि धोखा दे के उनको बाहर बुला के तो फिर पकड़ा जाएगा। खैर मफादात की खातिर इमरान खान ने चौधरी मोनस इलाही को गले लगाया तो उन्होंने भी खान के साथ खड़े होने का फैसला किया। चौधरी शुजात को PDM इस बात पर राजी कर चुकी थी कि वो अपोजिशन इत्तेहाद का साथ दे, इसके बदले परवेज़ इलाही को PDM की तरफ से वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। मगर ये मोनस इलाही थे जिन्होंने चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की सारी ज़िंदगी की सियासी इज़्ज़त और भाईचारे को मट्टी में रोल दिया। इन दोनों कज़न्स की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस समझ से लगा सकते हैं कि जब चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी सवाने हयात सच तो ये है लिखवाई, तो इस किताब को परवेज़ इलाही के नाम करते हुए उन्हें अपना दोस्त, भाई और सियासी हमसफ़र लिखा। मगर इन दोनों की मोहब्बत का खात्मा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के हर जिनशऊर इंसान को इस बात का पता था कि इमरान खान सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने और आर्मी की हिमायत दोबारा हासिल करने के लिए साइफर, रजीम चेंज, हम कोई गुलाम हैं जैसे झूठे बयानिए बना रहे थे, जिन पर इनका कल्ट पूरी तरह अमल पैरा था। परवेज़ इलाही अगर अपनी सोच पर चलते तो वो कभी इमरान खान का साथ ना देते, मगर ये मोनस इलाही थे जो अब तक कोई सियासी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे, जिनका वाहिद तारुफ गुजरात का चौधरी होना था और जिनको आज तक जो भी मिला था वो वालिद की वजह से मिला था। एक बूढ़े बाप ने सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है और इमरान खान का मंजन अवाम में बिक रहा है, तो इस बहती गंगा में वो अपने बेटे को भी एक बड़ा सियासतदान बनवा ले। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनका बेटा उनका बुढ़ापा और सारी उम्र की सियासत तबाह करने जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वही परवेज़ इलाही जो बेटे की मोहब्बत में अभी सियासी तौर पर अंधे नहीं हुए थे, वो अपने बयानात में इमरान खान की सारी सियासी जद्दोजहद का भांडा भी फोड़ते रहे हैं। असल में इनको ना सीखने
और ना तजर्बा कारी की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ। वो नुकसान, सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नैपियाँ बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नैपियाँ बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या, अब क्यों नहीं बदली जा रही? हाँ, अब क्यों नहीं फिर नैपी बदली जा रही? नैपी भी महंगी हो गई है महंगाई की वजह से। ठीक है, नैपी महंगी हो गई है, बोझ बढ़ गया। हाँ जी। आपको लग रहा है कि जो पहले 3.5 साल की एक अनकंडीशनल सपोर्ट, जनरल बाजवा गैर सियासी हुए और इमरान खान को बोर्ड से उतार कर ये हिदायत की कि अब वो अपनी मदद आपके तहत सियासत करें, हमारी अब आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, तो जवाब में इमरान खान ने उनको गैर सियासी होने पर जानवर और मीर जाफर तक कह डाला। और पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सिटिंग आर्मी चीफ को मुंह भर भर कर सैकड़ों की तादाद में अनवाओ इकसाम की गंदी गालियों से नवाजा, तो वो जनरल बाजवा की हिमायत में निकल आए, जैसे उनके वालिद जनरल बाजवा की हिमायत में इमरान खान के सियासी कद कार्ड का पोल खोल रहे थे। नहीं किया गया। अब इस वक्त सोशल मीडिया पे एक सर्टन सेक्ट है जो लगा हुआ है बैशिंग करने बाजवा साहब की, और बगैर वजह के। अब ये वही बाजवा साहब है जिन्होंने दरिया का, समुंदर का सारा रुख पीटीआई के लिए मोड़ा हुआ था, तब वो बिल्कुल ठीक था। अब आज वो ठीक नहीं रह गए। तो ये मेरा इस चीज़ पे बड़ा डिसएग्रीमेंट है पीटीआई से। पीटीआई और जो भी उनके खिलाफ बात करता है कि यार जब तक वो आपकी सपोर्ट में ऑल आउट जा रहा था तब वो बिल्कुल ठीक था, अब वो गद्दार बन गए। मैंने तो पीटीआई वालों को कहा यार अगर टीवी पे आना, टीवी पे आ जाओ, तुम मुझे ये साबित करो कि वो गद्दार का है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि उस बंदे ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ किया है। मैं तो दोनों तरफ से मैं भुगता हूँ ना। तो उस टाइम पे तो आप पता नहीं, आपको तो याद ही जी आपको याद है उस टाइम पे तो खान साहब के पीटीआई की तोपों का रुख मेरी तरफ था। लेकिन अगर आप इंसानों के बदलते रंग देखें तो जब जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ हो गए तो यही परवेज इलाही और मोनस इलाही सियासी गलतफहमी का शिकार हो गए कि वो इमरान खान जो 2018 में आर्मी की मदद के बगैर वज़ीर आज़म बनने के काबिल नहीं थे, वो इमरान खान जो सियासी जर्नैलों की हिमायत ख़त्म होने के बाद चंद रोज़ में ही साबिक वज़ीर आज़म बन गए, अब वो पाकिस्तान में सियासी जर्नैलों के खिलाफ इनकलाब लाएंगे। और इस लतीफ़े की हद तो ये थी कि इस इनकलाबी तहरीक में मोनस इलाही और परवेज इलाही पहली सफ़ों में शामिल थे। चौधरी सुजात को परवेज इलाही की इस वादा खिलाफी और सियासी बलंडर पर इस कदर रंज पहुंचा कि वो 2-3 रोज़ तक ज़ारों कतार रोते रहे और कहते थे कि परवेज पर किसी ने जादू करा दिया है, हमने वादा किया था, तुमने वादा तोड़ दिया। शायद चौधरी सुजात को परवेज इलाही के सियासी बलंडर का अंदाज़ा हो चुका था, मगर करना खुदा का कुछ ऐसा हुआ कि इन लंगड़े इनकलाबियों की तरफ से बगावत का मंसूबा नाकाम हो गया। उन्हें शायद ये गलत फहमी थी कि पाकिस्तान की सारी आर्मी ही सियासी है और पाकिस्तान की तबाही के लिए चंद 100 लोगों का साथ देगी, मगर जी शऊर पाकिस्तानी सब जानते थे और पीटीआई के चंद 100 ट्रेंड कारकुनों के अलावा पाकिस्तानी अवाम ने घरों में बैठकर बस तमाशा देखा। अल्लाह के करम से पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश नाकाम हो गई और फिर वक्त शुरू हुआ इन इनकलाबियों की आजमाइश का, और फिर चश्मे फलक ने पाकिस्तानी तारीख में इन इनकलाबियों की ऐसी दौड़ें लगती देखी कि अलमान अल हफीज़। जिस पीटीआई के इनकलाबी को देखो उसकी आंखों में आंसू थे, जो पकड़ा जाता वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता, जिसको अदालत में पेश किया जाता उस बेचारे का सांस बंद हो जाता। परवेज इलाही को मगर यकीन था कि सियासी जर्नैलों की 40 साल खिदमात के नतीजे में उनकी छोटी सी गलती माफ़ कर दी जाएगी, मगर 78 साल परवेज इलाही को ये मालूम ना हो सका कि अब सियासी जर्नैल कुछ अरसे के लिए या शायद हमेशा के लिए सियासत से दूर रहेंगे, तो परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। मोनस इलाही वालिद की गिरफ्तारी से पहले ही बैरून मुल्क फरार हो चुके थे। जब परवेज इलाही ने अपने साबिका हैंडलर से राब्ते किए तो उनको बताया गया कि उन्होंने गुनाहे अजीम किया है, मगर इस बुढ़ापे में उन्हें इतनी रियायत ज़रूर मिल सकती है कि अगर वो मोनस इलाही को पाकिस्तान तशरीफ़ लाने की दरख्वास्त करें तो उन्हें उनके बदले में रिहाई मिल सकती है। परवेज इलाही को ये यकीन था कि उनका बेटा उनकी मोहब्बत में ज़रूर पाकिस्तान आएगा और गिरफ्तारी पेश करेगा और उनके बुढ़ापे का थोड़ा सा लिहाज रखेगा, क्योंकि यही तो मोनस इलाही की बहादुरी दिखाने, सियासी कद बढ़ाने और अपने बाप से मोहब्बत का सबूत देने का वक्त था।
मगर मोनस इलाही को इस सियासी स्टंट में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो स्पेन में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में FIA ने मोनस इलाही की जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। नैब में मोनस इलाही पर केसेस चल रहे हैं और जब नैब की तरफ से मोनस की पाकिस्तान वापसी के लिए स्पेन हुकूमत को खत लिखा गया तो जवाबी खत में मोनस इलाही की स्पेन में जिस पुरतयुश जिंदगी का नक्शा खींचा गया उसे छोड़कर वालिद की मोहब्बत में वापस आना वाकई मोनस के लिए बहुत मुश्किल था। नैब लाहौर के खत पर स्पेन हुकाम ने जवाब दिया कि मोनस इलाही ने हालिया दिनों में स्पेन में 40 करोड़ की जायदाद और दीगर असासाजात खरीदे हैं। स्पेन असासाजात में 3 पार्किंग प्लाजे और एक स्टोरेज हॉल भी शामिल है। बार्सिलोना में बार्सिलोनामी होटल भी चौधरी परवेज़ इलाही की मलकियत है। एक और मल्टी स्टोरी प्लाजा भी चौधरी परवेज़ इलाही ख़ानदान का बताया जाता है, जिसका केयर टेकर साकिब ताहिर नामी शख्स है। किनारी जजीरों पर भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के मालिक निकले। पुरानी तामीर शुदा इमारतों, प्लाजों और फलों के बागों की मलकियत भी निकली। खत के मुताबिक मोनस इलाही ने हालिया दिनों में बैंक लीज पर 250 टैक्सी कारें लेकर बार्सिलोना में टैक्सी सर्विस भी शुरू की है। और यकीनी सी बात है कि ऐसे हालात में एक छोटी सी सल्तनत को छोड़कर मोनस के लिए पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल हो रहा है। परवेज़ इलाही ने उन्हें बहुत मैसेज भिजवाए कि बेटा मेरे बुढ़ापे पर रहम करो, पाकिस्तान आ जाओ, मगर मोनस इलाही अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा ना कर सके। बिलाशुबा एक 78 साल शख्स के लिए इस उम्र में जेल काटना एक अज़ाब अज़ीम से कम नहीं। मगर मोनस इलाही को अपने बाप की बूढ़ी हड्डियों पर रहम नहीं आया। जब मोनस को स्पेन में इत्तला मिली कि उसके वालिद की जेल में तबीयत नासाज है तो उनके कानों पर तब भी जून नहीं रेंगी। हद तो ये हुई कि एक रोज़ परवेज़ इलाही नकाहट से वाशरूम में गिर गए। उन्हें चोटें आईं, मगर ये इत्तला मिलने पर भी मोनस इलाही ने अपने वालिद की मोहब्बत में पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देने की और अपने वालिद को रिहा करवाने की कोशिश नहीं की। ये एक दास्ताने इबरत है कि कैसे एक बाप अपने बेटे के लिए सारी उम्र की सियासी इज्जत भी खाक में मिला देता है और कैसे उसे दुनिया की तमाम सहूलियात प्लेट में रख कर देता है, और कैसे वो बेटा अपने 78 साला वालिद को ये भी नहीं कह सकता कि अब्बू आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान है, मैं अभी पाकिस्तान आ रहा हूँ, चाहे ये लोग मुझे गिरफ्तार करें और मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दें। हमारी अरबाब इख्तियार से बस यही अपील है कि वो 40 साल ग्रां कदर खिदमात के नतीजे में परवेज़ इलाही के बुढ़ापे पर कुछ रहम करें। अगर कहीं कोई सुन रहा है तो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक पर क्लिक करके आप हमारी कोई भी दूसरी वीडियो देख सकते हैं।